नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी हाजिरी। घंटी बजाते हुए किशोर थोड़ा झिझक रहा था। इतनी सुबह इन लोगों को जगाना ठीक होगा क्या? इससे तो अच्छा था थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुक लेता, पर रात भर के सफ़र के बाद वहाँ रुकने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। वह इसी ऊहापोह में था कि अंदर दरवाज़ा खुला। दरवाजे की चाबी लेकर माँ बाहर आई। ताला खोलते हुए उन्होंने पूछा, बहुत देर इंतज़ार तो नहीं करवाया ना? आजकल जरा धीरे धीरे चल पाती हूँ। भीतर आकर प्रणाम करते हुए उसने पूछा, मैंने बहुत जल्दी तो नहीं जगा दिया ना? अरे नहीं, मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, तुम जानते तो हो। ड्राइंग रूम में पांव रखते ही देखा सेंटर टेबल पर लोटा और गिलास रखा हुआ है। उसे माँ पर बड़ा प्यार आया। वह कहते हुए उसने जैसे ही लोटा छुआ वह चौंक गया। यह तो गरम है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी को जगाने जा रही थी ना? घंटी सुनी तो सोचा पहले दरवाज़ा देख लूँ। तुम मुँह हाथ धो लो, तब तक मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। माँ ने पूछा, अदरक की चाय पी लोगे या अलग से बना दूँ? नहीं, अदरक की चलेगी, बहुत दिनों से पी नहीं है। बल्कि तुम लोगों को तो वहाँ रोज़ पीनी चाहिए, इतनी ठंड जो होती है वहाँ। वह कुछ नहीं बोला, मन ही मन हंस दिया। वहाँ हम लोग जैसा चाय पीते हैं वो माँ यदि देख लें तो। बाबूजी मुंह हाथ धोकर आ गए थे। किशोर ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए बोले, बच्चे ठीक हैं ना? जी। दोबारा आएंगे? जी, हम लोग यहीं से जाएंगे, बच्चों के मामा उन्हें छोड़ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने संतोष व्यक्त किया। फिर माँ से बोले, उसे यह काढ़ा क्यों पिला रही हो? मैंने पहले पूछ लिया था, माँ ने उत्तर दिया। फिर वे कुछ नहीं बोले। सुबह सुबह इतना बोलना उनके लिए काफ़ी से ज़्यादा था। चाय पीकर वे उठे। निकल रहा हूँ, उन्होंने कहा और जूते पहनकर बाहर निकल गए। बाबूजी का मॉर्निंग वॉक बदस्तूर जारी है, एक दिन नागा नहीं होता। अच्छा बेटा, मैं फटाफट नहा लूँ, बाबूजी आए तो दरवाज़ा खोल देना। आज तो इत्मीनान से नहाऊंगी। रोज़ दरवाज़ा खोलने का खटका रहता है ना? तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे बाबूजी को इंतज़ार जरा रास नहीं आता। माँ ने कहा जरूर, पर इत्मीनान से कहाँ नहा पाई। 5-7 मिनट में ही बाहर निकल आई। रोज़ की आदत जो ठहरी। अपने कपड़ों की बाल्टी रखते हुए बोली, बेटा तुम्हें नहाने की जल्दी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो इनके कपड़े रख देती हूँ। माँ ने बाबूजी के कपड़े और टॉवेल बाथरूम में रख दिए। चुन्नट डालकर धोती पूजा घर की चौकी पर रख दी। फिर वॉश बेसिन पर शेविंग का सामान रख दिया। पूजा घर चकाचक किया। धूप दीप चंदन अगरबत्ती फूल सब सजा दिए। तांबे का लोटा चमकाकर उसमें जल भरकर रख दिया। तब तक बाबूजी घूमकर लौट भी आए। चाय बना रही हूँ, लोगे? माँ ने पूछा। इस समय तो बाबूजी खालिस दूध वाली चाय पीते हैं ना? रहने दो, मैं नहीं पी सकूँगा। नाश्ते के बाद सादी चाय बनाऊंगी, तब ले लेना, माँ ने कहा। चाय पीकर बाबूजी ने शेव किया, फिर नहाने चले गए। माँ ने गैस पर कढ़ाई रखते हुए कहा, चलो आज तुम्हारे बहाने ठाकुर जी को हलवे का भोग लगा लेते हैं। रोज़ किस चीज़ का लगाती हो? जो मिल जाए, फल मिठाई मेवा या फिर कोरा दूध शक्कर। ठाकुर जी कौन सा खाते हैं? खाना तो हम ही को होता है, तो जो खा सकें हजम कर सकें उसी का भोग लगाते हैं। सूखे मेवे अब चबाए नहीं जाते तो मैं पीस कर रख लेती हूँ, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लेती हूँ, उसी बहाने सूखे मेवे पेट में जाते हैं। नाश्ते में हलवे के साथ चावल के चीले भी थे। उसके बाद चाय भी। बाबूजी को चाय के साथ गोलियां भी दी गईं, जो उन्होंने चाय के साथ गटक ली। चाय पीकर बाबूजी उठ खड़े हुए। माँ ने तत्परता से उनके हाथ में झोला और एक लिस्ट थमा दी। बाजार चलोगे? बाबूजी ने पूछा।
जी, अभी नहाया भी नहीं हूँ, उसने विनम्रता से कहा। रात भर का जगा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेने दो, माँ ने उसकी वकालत कर दी। बाबूजी चले गए। वह कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। झपकी आने को ही थी कि बिमला झाड़ू पोछा करने आ गई। उसने आंख बंद कर रखी थी, पर कान तो बंद नहीं कर पाया था। बाहर आंगन में बसंती बर्तन रगड़ रही थी और ऊंची आवाज में माँ से बतिया रही थी। ऐसे में सोना असंभव था। वह उठा और नहाने चला गया। कम से कम कपड़े समय से धुलने चले जाएंगे। नहा धोकर वह माँ के पास आकर बैठ गया। वे टेबल पर सब्जी का ढेर लिए बैठी थी। क्या खाओगे बोलो? कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज़ अच्छी लगती है। कुछ भी तो रोज ही बनाती हूँ, एकदम सादा, फीका, बिना मसाले वाला। आज तुम्हारे बहाने थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। बड़े विचार विनिमय के बाद मेन्यू तय हुआ। लौकी के कोफ्ते, मेथी आलू, मटर पुलाव, मूली टमाटर का सलाद। बाबूजी के आने तक पूरा खाना बन चुका था, बस पुलाव बाकी थे। परात में आटा गूंदा रखा था, लोइयाँ तक तैयार थी। बाबूजी के आते ही माँ ने लपक कर उनके हाथ से झोला ले लिया। संभाल कर निकालना सामान, उन्होंने हिदायत दी। रबड़ी का कुल्हड़ है, पलट जाएगा। बाबूजी तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आए हैं। पूड़ी सेंक दूं? नहीं माँ, इतना भारी खाने की अब आदत नहीं रही, फुलके ही चलने दो। बाबूजी के साथ वह बैठ तो गया, पर धीरे धीरे खाता रहा। बाबूजी उठ गए, उनको सौंफ सुपारी लौंग इलायची देकर कमरे में पहुंच गई तो उसने माँ से कहा, अब तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए रुका हूँ। माँ जब अपनी थाली लेकर बैठ गई तो उसने कहा, घर में 2 ही तो लोग हो, साथ में क्यों नहीं खाते? अरे खाते हुए 20 बार उठना पड़ता है मुझे, कभी पानी के लिए, कभी अचार के लिए। टेबल पर खाना लाकर रखती हूँ तो पंखे के नीचे ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है, इसलिए आराम से सब काम निपटा कर खाती हूँ। माँ ने अपनी ओर से तर्क दे दिया था, पर किशोर जानता है कि बाबूजी को साथ खाना पसंद नहीं है। उसे मालूम है कि बाबूजी ने माँ से कभी साथ बैठने के लिए नहीं कहा होगा। अभी 4 दिन किरण यहाँ थी तो माँ उससे भी कहती थी, इन लोगों को खा लेने दो, अपन सास बहू बाद में खा लेंगे। खाने के बाद उसने कहा, माँ मैं सोने जा रहा हूँ, और कमरे में चला गया। इस समय नींद उस पर इतनी हावी हो रही थी कि रसोई की खटर पटर से भी उसे कोई व्यवधान नहीं पड़ा। वह कितनी देर तक सोता रहा पता नहीं। माँ जरूर 2-4 बार झांक गई होंगी, क्योंकि जिस समय उसकी आंख खुली तब भी वे पर्दे से झांक कर लौट ही रही थी। उसे जगा हुआ देखकर बोली, बेटा चाय बना दूं? 4 बज रहे हैं। ऐसी कोई जल्दी नहीं है माँ, आप लोगों की जब बनेगी तब पीऊँगा। हम लोगों का कोई टाइम टेबल थोड़े ही है, अभी 3 बजे तो तुम्हारे बाबूजी ने लस्सी पी है। लस्सी? हाँ, रिटायरमेंट के बाद यह नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। वहाँ ऑफिस में दिन भर चाय चलती थी ना, तो एक बार की तलब लस्सी से पूरी कर लेते हैं। फिर चाय? अभी शाम को मंडली जमेगी ना, तब होगी। तो ठीक है, मेरी भी तभी बना देना। 5:30 बजे मंडली इकट्ठा हुई। कुछ तो किशोर के परिचित थे, 1-2 नया परिचय हुआ, उन्हीं के साथ चाय हुई। चाय के साथ ढेर सारा सूखा नाश्ता भी था। माँ लगातार भीतर बाहर कर रही थी। 1-2 बार वह उठकर गया और कुछ सामान ले आया। जब सब लोग चले गए तो माँ ट्रे में प्लेटें जमाने लगी। किशोर ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और अपने पास सोफे पर बिठा लिया। थोड़ी देर आराम करो माँ, सुबह से रोबोट की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही हो, थकती नहीं हो क्या? माँ हंस पड़ी। बेटा, अपने पति और बच्चों के लिए काम करते हुए औरत कभी नहीं थकती। औरत नहीं थकती, पर उसका शरीर जरूर थक जाता है, क्योंकि वह हाड़ मांस का बना होता है। उठने बैठने में तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वह मैं साफ देख रहा हूँ। हाँ रे, आजकल जोड़ों में दर्द रहने लगा है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दवा भी ले रही हूँ, तभी तो सुबह नाश्ता करने लगी हूँ। दवाइयाँ जो लेनी होती है,
नहीं तो इतनी सुबह खाते हुए तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है माँ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। चलो दोनों जने मेरे साथ चलकर वहाँ रहो। ये तो यहाँ से हिलेंगे नहीं और इन्हें छोड़कर मैं जा नहीं सकती, तुम जानते हो। तो दीदी लोगों से कहो कि बारी बारी से आकर रहें और बाबूजी को देखें, क्योंकि बाबूजी तो वहाँ जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे वही ठीक है। ये आदमी क्या कहीं जाकर रहने लायक है? मैं ही इनसे पार पा सकती हूँ। और शीलू नीलू भी यहाँ आकर कैसे रहेंगी? कितने दिन रहेंगी? उनकी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। ऐसा करते हैं, एक खाना बनाने वाली बाई रख लेते हैं। 2 महीने की तो बात है, बाकी कामों के लिए बसंती और बिमला हैं ही। अरे इन्हें किसी के हाथ का खाना नहीं भाता, 100 नुक्स निकालते हैं। दाल सब्जी का तो फिर भी समझ में आता है, पर ये तो रोटियों में भी खामियां निकालते हैं। कच्ची है, जली हुई है, किनारे मोटे हैं, दुनिया भर की बातें। खाने को जैसे तैसे तो हो जाएगा, पर दिन में 10 बार 10 तरह की चाय बनती है, वह कौन बनाएगा? तुमने बाबूजी की बहुत आदत बिगाड़ रखी है। हाँ, तुम्हारी बहनें भी यही कहती हैं। मैंने आदत बिगाड़ी है तो मैं ही झेल रही हूँ, किसी से कहने तो जाती नहीं हूँ। 2 महीने के लिए किरण को छोड़ जाऊँ, तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। किशोर ने कह तो दिया, पर जानता था कि प्रस्ताव सुनते ही किरण तलाक दे देगी। माँ ने भी जैसे उसी के विचारों का अनुमोदन किया। ना बाबा, लड़की तीसरे दिन ही भाग जाएगी। उनसे सिर्फ मैं ही पार पा सकती हूँ, किसी और के बस का नहीं है। फिर वे लोग दूसरी बातें करते रहे, दीदी लोगों की, उनके बच्चों की। किरण सामने रहती है तो बातचीत का स्तर औपचारिक बना रहता है, अंतरंग बातें हो ही नहीं पाती। बातें करते हुए कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। बाहर का गेट खड़का, तब वे दोनों चौंके। उठकर देखते तब तक बाबूजी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने भीतर बाहर की बत्तियां जलाते हुए कहा, शाम हो गई और पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ है। हम लोग बातों में लग गए तो होश ही नहीं रहा। वो तो दिख ही रहा है, चाय की कप प्लेटें अब तक पड़ी हुई हैं। माँ फुर्ती से उठी, ट्रे में सारा सामान जमा कर ले गई। बाबूजी ने आवाज़ देकर कहा, आते समय एक प्लेट लेकर आना, तुम्हारे बेटे के लिए समोसे लाया हूँ। बाबूजी अभी रहने दें, समोसा मैं रात को खाने के साथ खा लूँगा। अरे रात तक तो ठंडे हो जाएंगे, क्या मज़ा रहेगा। अपने सामने उतरवा कर लाया हूँ, अभी खा लो। बालूशाही भले ही रात को खा लेना। बालूशाही भी? वह परेशान था। माँ पानी और प्लेट लेकर आई और बोली, बेटा आया है तो सुबह शाम पकवान आ रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ याद नहीं आता। हजम करने की ताकत है तुम में, बाबूजी ने कहा और प्लेट में समोसे रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, आप लोग भी लीजिए ना। बेटा ये मैदा, ये तली भुनी चीज़ें हमें मना है, चलो तुम्हारे साथ के लिए थोड़ा ले लेते हैं। बाबूजी ने एक समोसा तोड़ा, आधा माँ को पकड़ाया, आधा खुद खाया। माँ अब मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अरे 2 समोसे में क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हिंदुस्तान आया हूँ तब से मेरी डाइटिंग की 12 बज गई है। वहाँ ससुराल वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, तुम्हारे बाबूजी रात को दलिया खाते हैं, तुम थोड़ा सा वही खा लेना बस। बालूशाही सुबह नाश्ते में खाऊंगा, कल उसी का भोग लगा देना। रात के खाने में उसने सिर्फ दलिया ही खाया और कमरे में जाकर लेट गया। रसोई समेत माँ भी उसके पास आकर बैठ गई। वह बच्चों की तरह उनकी गोद में सिर रख कर लेट गया। वे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। किरण और बच्चे सामने होते हैं तो यह सब करते बड़ा संकोच होता है, इसलिए वह बोला था, अब 8 दिन तुम अपने माँ बाप के पास रहो, 8 दिन मैं अपने माँ बाप के पास रहता हूँ। माँ के हाथ को अपने हाथों में लेकर वह बोला, मेरा बहुत मन करता है तुम्हें साथ ले जाने को, पर बाबूजी साथ आएंगे नहीं और तुम उन्हें छोड़कर कहीं जाओगी नहीं। क्या तुम्हारा मन नहीं करता पोते पोतियों को प्यार करने का, बहू का सुख भोगने का?
क्या नहीं करता बेटा, पर सारे सुख भाग्य में कहाँ होते हैं। इस बार तो बच्चों को ठीक से प्यार भी नहीं कर पाई। बच्चे थोड़े हिलते मिलते हैं तब तक जाने का समय हो जाता है। जितने दिन के लिए आते हैं उसमें भी हिस्सा बांट हो जाते हैं। ठीक भी है, हमारी तरह बहू के माँ बाप का भी मन करता होगा नवासों को प्यार करने का, बेटी दामाद को खिलाने पिलाने का। यही चाहता था कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, और वह यहाँ तो मिलने वाला नहीं है। बेटा अब आराम तो मुझे एकदम तभी मिलेगा मरने के बाद। प्लीज़ फालतू बातें मत करो। अरे इनके मारे शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। कौन देखेगा इन्हें, कौन इनके नखड़े उठाएगा, कौन इनके हुक्म झेलेगा। तब की तब देखी जाएगी। प्लीज़ कोई दूसरी बात करो। तभी बाहर से आवाज़ आई, सुनो। अब क्या हुआ, कहते हुए माँ उठी। इतनी देर बैठे बैठे किशोर का सिर गोद में लेने से पांव सुन्न हो गए थे। गेट की ताला चाबी कहाँ है? आ रही हूँ, माँ ने कहा। सुबह तुम्हारे लिए गेट खोला था ना, तब बातों बातों में जाने कहाँ रख दी। देखती हूँ। और जितना बन सका उतनी तेजी से कमरे के बाहर चली गई। उसे अनायास ही एक प्रसंग याद आ गया। छोटा था तब घर में कोई मंगल उत्सव था। बहुत सी औरतें जमा थी। तब माँ ने शर्माते हुए एक कविता पढ़ी थी। छड़ी पे छड़ी गुलाब की छड़ी, हंसमुख लाला जी की हाजिरी में कौशल्या खड़ी। ये कौशल्या तब से उनकी हाजिरी में ही खड़ी है। कई बार उसके मन में विचार भी आता है कि दादा दादी ने क्या सोचकर पिता का नाम हंसमुख लाल रखा होगा। माँ कहती है उनकी मंडली में जाकर देखो, तब पता चलेगा। 24 घंटे दोस्तों से घिरे रहते हैं, तो क्या यूं ही? अरे तो थोड़ी हंसी इधर भी पास ऑन करो। गेट बंद होने की आवाज़ आ गई थी, मतलब ताला चाबी मिल गए थे। वहीं आसपास होंगे, पर बाबूजी खुद ढूंढते तो उनकी इज्जत पर आंच ना आती। चीज़ें अपनी जगह पर क्यों नहीं है, सिर्फ यह जताने के लिए ही उन्होंने माँ को तलब किया होगा। कभी कभी बाबूजी से कहने का मन होता है कि जैसे आप बूढ़े हो रहे हैं, माँ की भी तो उम्र हो चली है। उनसे आप पहले वाली फुर्ती की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? पर यह सब कहने का साहस वह कभी जुटा पाएगा, इसमें संदेह है। बस एक बात तय है कि बाबूजी के रहते माँ को आराम नहीं मिल सकता। अपने इस विचार से वह खुद ही चौंक गया। माँ को इसकी भनक भी मिली तो वह जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगी, और बाबूजी के न रहने पर उस आराम का वे करेंगी भी क्या? उनकी अपनी तो कोई दुनिया ही नहीं है। उनका तो एक एक क्षण बाबूजी को समर्पित है। इस शून्य को वे कैसे भरेंगी? इस खालीपन से तो वे पगला जाएंगी। लोग इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं, पर माँ के सारे पूजा पाठ व्रत उपवास बाबूजी के लिए ही हैं। उनके बाद तो वे अप्रासंगिक हो जाएंगी। और अगर इसके विपरीत हुआ तो, मतलब जैसे कि माँ चाहती हैं, वे पहले चली गई तो बाबूजी तो एकदम असहाय और पंगु ही हो जाएंगे। ऐसे हताश और निरीह बाबूजी की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरे बाबूजी चट्टान की तरह ऐसे ही कठोर और अडिग बने रहें। उनका रोब दाब इसी तरह अक्षुण्ण रहे, और उनके इर्द गिर्द माँ ऐसे ही चकरघिन्नी की तरह घूमती रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। आमीन। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी हाजिरी, रेनू की आवाज़ में। ऐसी ही अनोखी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।